ये डीप डाइवर इनको दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि नीचे सरिया है। आप समझिए कि कितना खतरनाक है ये जगह और कितनी खतरनाक, कितनी दर्दनाक युवराज की मौत हुई होगी। शर्म आने चाहिए आपको। विश्व गुरु और डंकापति और दुनिया विकसित भारत और विकसित नोएडा करते हुए डूब के मर जाना चाहिए। थू है तुम्हारे कुर्सी पे, तुम्हारे सत्ता पे, कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं, कुछ करते नहीं तो उतर क्यों नहीं जाते? हम तो इसको पॉन्ड समझते थे पहले। अच्छा। तो पता ही नहीं था हमें ये इतना गहरा है। यहाँ से 12 किलोमीटर पे बेक्ट्रा कंपनी जो हेलीकॉप्टर बनाती है उससे पास हर समय हेलीकॉप्टर उपलब्ध रहता है। 20 किलोमीटर पे इंडियन एयरबेस है जहाँ पे हर समय हेलीकॉप्टर रहता है। सारे नेताओं को, सारे पार्टियों के नेताओं के उड़ने के लिए हेलीकॉप्टर की लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। एक बेचारा गरीब जिसका बाप रोते रह गया, आंखों के सामने उसकी दिया बुझ गई और उसके लिए हेलीकॉप्टर नहीं मिला आप लोगों को। ये सेक्टर 150 है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ हुई हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें एक अलग रिपोर्ट करनी पड़ेगी। मोटा मोटी बता देता हूँ, ये स्पोर्ट्स सिटी के तौर पे ये इलाका डेवलप होना था। स्पोर्ट्स सिटी नहीं बनी। यहाँ बड़े बड़े बिल्डरों के फ्लैट तान दिए गए औने पौने तरीके से। सब जान, ये हत्या है, जान बुझ के इन लोगों ने मरने दिया। गरीब है, गरीब जो का जन्म ही हुआ है मरने के लिए। 2 घंटे के आसपास बंदा सर्वाइव किया और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि उस बच्चे को बचाया जा सके। सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। अगर आदमी को निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा? इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी बड़ी गाड़ी वो निकल नहीं पा रही है। सांसद जी, जब आपकी चिट्ठी का लोड नहीं ले रहे अधिकारी तो आम आदमी की चिट्ठी का कैसे लेंगे? आपने तो चिट्ठी लिखी थी ना। देखिए, मैं आपकी तो सीधा मतलब है कुर्सी बचाए रखना, संपत्ति बनाए रहना। गरीब का जन्म ही है मरने को, अब मरते रहो। आप लोग को शायद ना पता हो, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है नोएडा गौतम बुद्ध नगर का। 170 पन्ने का लिखा हुआ है कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे बचाएंगे, वैसे बचाएंगे, रेस्क्यू करेंगे, एविक्यूएशन करेंगे। और इसकी हेड कौन है? मेधा रूपम, जो यहाँ की डीएम है। 4 दिन बाद आई हैं झांकने के लिए। एक मीडिया वाले से बात नहीं किया। मेधा रूपम का एक परिचय और बता दूं, वो देश की जो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी बेटी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी है, खुद भी आईएएस है। सबको पता है कि कुछ नहीं होना क्योंकि पिताजी तो चुनाव आयुक्त हैं, इतने बड़े पद पे हैं। पार बनने से पहले बोला गया था 15 दिन में पूरे यूपी को गड्ढा मुक्त कर देंगे। बाकी आपको दिख रहा है बड़े शहरों की जो 3 परेशानियां हैं, हर सड़क में गड्ढे, हर तरफ गंदगी और प्रदूषण पूरे देश को खोखला कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ, जिनके लिए माना जाता है, लोग कहते हैं कि नहीं अधिकारियों की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करते, कार्रवाई होती है, तो क्यों नहीं हो रही कार्रवाई डीएम पे? अगर यही पता चल जाता है विधायक जी गाड़ी घुसी हुई है ना, तो वही पुलिस वाले कूद जाते, तब उनको सरिया, ठंडा पानी, ये सब कुछ नहीं पता चलता। सर, आप तो एमपी हैं, आपने देखा होगा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट का 170 पन्ने का एक पूरा फर्रा है जो ऑनलाइन उपलब्ध है, सब लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, और उसकी हेड जो है वो डीएम है। डीएम की क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती उनकी तरफ से? तो एक ट्वीट भी नहीं आया, उनको आने में 4 दिन लग गए। क्या इसकी वजह है कि भाई उनको ऊपर से उनके लोग हैं और भी जो उनके पिता चुनाव आयुक्त हैं, इस वजह से उनको बचाया जा रहा है? देखिए, 20 जनवरी की तारीख है, तकरीबन शाम के 5 बज रहे हैं और नोएडा सेक्टर 150 में हम उसी जगह पे हैं जहां युवराज मेहता की जान गई थी। पीछे आप देखेंगे एनडीआरएफ की 2 बोट है जो रेस्क्यू में लगी। जब कल हमने प्रमुखता से ये बात उठाई, एसडीएम के सामने ये बात कही कि भाई आपने कार क्यों नहीं निकाल पाए 3 दिन से, तो अब एनडीआरएफ की टीम लगी हुई। 2 बोट है। 2 बोट कर क्या रही वो भी आपको बता देता हूँ। क्रेन लगा करके खोजने की कोशिश की गई। क्रेन की एक लिमिट है, उसके बाद बोट गई। बोट पे, एक बोट पे डीप डाइवर हैं, 2 डीप डाइवर हैं जो पूरे सेफ्टी गियर्स के साथ डाइविंग करते हैं और वो नीचे जा करके खोज रहे हैं। और दूसरे बोट पे आप देख रहे होंगे तो उन्होंने हाथ में कुछ पकड़ रखा है, तो वो बड़ा सा चुंबक ले रखा है और चुंबक के जरिए गाड़ी खोजने की कोशिश कर रही है। तो 2 तरीके से गाड़ी खोजने की कोशिश की जा रही है। ये डीप डाइवर इनको दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि नीचे सरिया है। आप समझिए कि कितना खतरनाक है ये जगह और कितनी खतरनाक, कितनी दर्दनाक युवराज की मौत हुई होगी। इसके नीचे सरिया, ये बिल्डर का प्लॉट है और इस बिल्डर को गिरफ्तार किया जा चुका है। अजय सिंह नाम है उसका, और मैं उसका नाम भी बता देता हूँ। विज टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड की ये ज़मीन है। उस ज़मीन पे पूरा गड्ढा खोदा गया हुआ है, नीचे सरिया लगी हुई पाइलिंग के लिए, और उस सरिया के यहाँ पे पानी भर दिया गया। इसी वजह से इसमें युवराज की जान गई और रेस्क्यू नहीं हो पाया है। ये शाम का वक्त है और आप देखेंगे मीडिया का जमावड़ा बढ़ गया है। अब थोड़ा संख्या में आपको ज़्यादा लोग दिखेंगे। यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि सब लोगों को लग रहा है गाड़ी निकाली जाएगी। थोड़ी देर पहले सांसद आए, उनसे भी हमने सवाल पूछा, आगे आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। मैं इधर निकल के दिखाता हूँ। जैसे ये पूरा आप देखेंगे आसपास पूरी भीड़ है। इधर आप देखेंगे तो पूरा मीडिया का जमावड़ा हो रखा है अभी, और बहुत सारे लोकल लोग भी आए हैं। तो अब जो लोकल लोग हैं उनके मन में क्या सवाल चल रहे हैं उस पर मैं लोगों से बात करूँगा यहाँ पर आकर के, कि लोगों की बात आप सुनिए तो आपको समझ में आए कि आखिरकार लोग क्या सोचते हैं इस मसले पर और लोग क्या देख रहे हैं जो
आए हुए हैं। आप कहाँ से हैं मैम? हम लोग यहीं से रहते हैं। यहीं से हैं। आपको पता चला आप कहाँ रहती हैं? नहीं, मैं एक्चुअल में यहाँ नहीं थी, मैं आज ही आई हूँ। तो जब न्यूज़ पता लगी थी, एक्चुअल में मेरी देवरानी ने मुझे बताया था फ़ोन से कि आपके वहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है। तो पहले तो समझ ही नहीं आया कि गड्ढा कहाँ पर है इतना बड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे पता लगा कि ये पॉन्ड, हम तो इसको पॉन्ड समझते थे पहले, तो पता ही नहीं था हमें ये इतना गहरा है। क्या नाम है आपका? चेतना। जैसे अब आपके बच्चे होंगे, आपके घर के लोग भी आते जाते होंगे, तो अब इस घटना के बाद एक डर होगा मन में? स्वाभाविक है, स्वाभाविक एक डर, जैसे फॉग तो देखिए रहता ही है, और इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाए तो डर लगता ही है। और जॉब करते हैं बच्चे, हम लोग भी कई बार रात में आते हैं क्योंकि सारे रिलेटिव्स हमारे भी यहीं हैं नोएडा में, तो किसी के घर जाते हैं, रात में आते हैं, तो डर लगता ही है फिर ऐसे में। तो ये देखिए एक आम आदमी जो ये अभी तक आश्चर्य हो रहा है कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है और मिल नहीं पाया, या जैसा सुना हम लोगों ने कि वो बच्चा हेल्प मांगता रहा लेकिन किसी ने हेल्प नहीं की, ये सबसे दुखद है। सोचिए कि एक पिता के सामने उसका बेटा जो है, पिता के सामने बेटा मदद की गुहार लगा रहा है और उसकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है, ये सबसे बड़ी दुखद बात है। आज देखिए सब लोग बाहर निकल के आए, ये पूरा नोएडा सेक्टर 50। मैम एक बात मैं जानना चाहता हूँ, आप यहाँ कब से रहती हैं? एक्चुअल में हम लोगों ने जो घर लिया हुआ है वो तो लगभग 20 में लिया था। रजिस्ट्री तो नहीं हुई होगी? रजिस्ट्री भी नहीं है, रहने की स्थिति में ही नहीं है यहाँ, तो रह ही नहीं सकते हैं। इन्होंने जो बताया रजिस्ट्री नहीं हुई, उसकी भी एक कहानी बता देता हूँ। ये सेक्टर 150 है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा इलीगल एक्टिविटीज़ हुई हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उसके लिए हमें एक अलग रिपोर्ट करनी पड़ेगी। मोटा मोटी बता देता हूँ, ये स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर ये इलाका डेवलप होना था, स्पोर्ट्स सिटी नहीं बनी। यहाँ बड़े बड़े बिल्डरों के फ्लैट तान दिए गए औने पौने तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया बीते दिनों, कुछ दिन पहले। इधर इस इलाके में ये जितने भी आप देख रहे होंगे, यहाँ लोगों के पास अपने रजिस्ट्री के कागज़ तक नहीं है घर के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर रोक लगा रखी, क्योंकि ये स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर डेवलप होने वाला इलाका था, जिसको अथॉरिटीज़ ने बिल्डर को अलॉट किया। और बिल्डर्स के जिसमें यहाँ ज़्यादा फ्लैट नहीं बन सकते थे, कुछ चुनिंदा फ्लैट बन सकते, लेकिन अभी भी देखिए फ्लैट बने जा रहे हैं। ये माचिस की डिबिया जैसे जो है बॉक्सेस में आपको दिखेंगे, इसमें इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। ये लाख जी एनसीएलटी में जा रहे हैं बिल्डर, सब अपने आप को दिवालिया दिखा दे रहे हैं सब ना। अपने आप को दिवालिया दिखा देते हैं। आम आदमी का तो पैसा चला गया, आपके लोगों की तो किस्तें जा रही हैं। किस्तें जा रही हैं सब, और जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए तो और भी दिक्कत की बात है। अभी लेटेस्ट जो ऑर्डर आया वो डिक्ट आया लेटेस्ट, अभी थोड़े दिन पहले, उसमें ये वाला पोर्शन ओपन कर दिया गया है। रजिस्ट्री बहुत जल्दी खुल जाने के चांसेस हैं। बट बहुत सारे को रजिस्ट्री नहीं हुई है ना, क्योंकि वो विवाद वही था ना, स्पोर्ट्स सिटी बनना था। नोएडा के अंदर 2 सेक्टर्स स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर के तौर पे डेवलप करने थे, सेक्टर 79 और सेक्टर 150। तो गवर्नमेंट्स भी चेंज हुई, इनिशियली प्लान आउट हो चुका था। उस प्लानिंग के बाद ये हुआ था कि स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ बनाएंगे आप, साथ साथ फ्लैट बनाएंगे। तो फ्लैट तो बन गए, लेकिन स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ रह गई ये थी। यहाँ नोएडा स्टेडियम बनना था, क्रिकेट का, हॉकी का, फुटबॉल का, ये सब कहीं दिखता है आपको? सारी स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ पीछे रह गई थी, तो इसीलिए सारी चीज़ें जो हुई थी। मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, जब से बन रहा है उससे पहले से तो अधिकारियों ने गोलमाल कर दिया यहाँ पे। उन्होंने तो अब बिल्डरों से साठगांठ कर ली ना, और अब भुगत कौन रहा? आम आदमी भुगत रहा है कि मैम कह रही है कि बताइए रजिस्ट्री का खर्च नहीं। आम आदमी भुगत रहा है, बिकॉज जितने लोग रहने आ गए हैं उस हिसाब से यहाँ पे एमिनिटीज़ नहीं है। बिल्डर तो एनसीएलटी चला जाएगा। रहने की तो मजबूरी होती है, व्यक्ति की इंस्टॉलमेंट भी जा रही है, रेंट भी नहीं दे सकता आम इंसान, तो मजबूरी हो जाती है। और रजिस्ट्री नहीं है लेकिन फिर भी उसको मजबूरी में रहना पड़ रहा है, तो ये तो और ज़्यादा खतरनाक बात है। ओसी नहीं मिलती हैं, लोग रहने चले जाते हैं, क्या करें, मजबूरी है उनकी। मैम ये बताइए यहाँ फ्लैट कितने में मिलते हैं? कितने में मिलते हैं रेंट पे? नहीं खरीदना हो तो मुझे नहीं मालूम। कितने में मिलेगा सर? एक्चुअली पिछले 3 साल में बाजार ने बहुत अच्छा कर दिया, तो फिर रेट बहुत अच्छे हो गए। इनिशियली रेट जो चीज़ें बिकी हैं यहाँ पे 7,000, 7,500, 8,000 फुट पे। पूरा मोटा मोटी बताइए। आज 2 करोड़ 10-11 हज़ार रुपये फुट का रेट है। 2 करोड़ अब आप देख लीजिए कि अगर 1200 स्क्वायर फीट का एरिया लेता है कोई, तो 12 हम 120 1.5 करोड़ के आसपास का 1.5 करोड़ से शुरुआत हो जाए। 2 बेडरूम बड़ा लेना हो 3 BHK लेना हो तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ अब जाएगा। जो लेटेस्ट लॉन्च होंगे तो उसमें और महंगा मिलेगा, बिकॉज आज की प्राइसिंग महंगी है, अथॉरिटी से प्लॉट और लेता है। इंसान की जान यहाँ 2 पैसे की है, क्योंकि इसी तरीके से ये तो बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ कि 2 घंटे के आसपास बंदा सर्वाइव किया, और हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि उस बच्चे को बचाया जा सके। आप सोचिए, ये सिर्फ नोएडा काल नहीं, जो जितने बड़े बड़े शहर बन रहे हैं इस देश में, वो अपने टाउन प्लानर से पूछे। 150 में 5-5 करोड़ के भी फ्लैट बिक रहे हैं,
वो कोट करते हैं 5 करोड़। सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। अगर आदमी को निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा? इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी बड़ी गाड़ी है, वो निकल नहीं पा रही है, जो भी रीजन है, लेकिन निकल नहीं पा रही है। आप समझिए ना। वो वाली सड़क जो है उसके बारे में भी थोड़ा बता दो दर्शकों को। नहीं, सड़क की तो प्लानिंग, उस तरह की जो सड़क है उस पर लाइट जलती है क्या? नहीं, उस पर लाइट नहीं जलती है, उस पर लाइट नहीं जलती है। इधर अभी लोग दिख रहे हैं, मैं रात में गया था, ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में घुस गए हैं, डर लगता है। और वहाँ पे पोल्स लगे हुए हैं, सोलर पैनल के पोल लगे हैं। यही आम आदमी जो है ना, इन्होंने टैक्स दिया था, उसी टैक्स के पैसे से वहाँ बिजली के पोल लगे हुए हैं। एक खंबा नहीं जलता है। इधर जो खंबे लगे उसमें एक लाइट जलेगी, एक लाइट नहीं जलेगी। और उसमें कोहरे में कोई आएगा, सड़क पे कोई मार्किंग नहीं है। हम गाड़ी चलाते हैं तो हमको दिखता है बीच वाली मार्किंग को पकड़ के चलते हैं ना, ऐसे ही करते हैं ना, या जीपीएस ऑन कर, मार्किंग ही नहीं है। रोड पे पेंटिंग होती है, उसी को देख के रंग चलाते हैं हम कोहरे में गाड़ी, तो वो देखना होता है। बट यहाँ पे अभी सुध नहीं ली जा रही है, ऐसा कह लीजिए। अब शायद कुछ सोचे अथॉरिटी। सरकार बनने से पहले बोला गया था 15 दिन में पूरे यूपी को गड्ढा मुक्त कर देंगे। बाकी आपको दिख रहा है बड़े शहरों की जो 3 परेशानियां हैं, हर सड़क में गड्ढे, हर तरफ गंदगी और प्रदूषण पूरे देश को खोखला कर रहा है। और नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली, ये तीनों कंपटीशन करते हैं आपस में। कभी वो प्रदूषण में नंबर 1, कभी वो नंबर 1, कभी वो नंबर 1। और आपका जो सारा मीडिया है नोएडा के, आज तक किसी ने सांसद से सवाल करी कि आप 11 साल से सांसद हैं और पहली बार में आप पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं, प्रदूषण पे आपने क्या कदम उठाया? तीसरा टर्म है उनका। तो सीधा मतलब है कुर्सी बचाए रखना, संपत्ति बनाए रहना। गरीब को जन्म ही है मरने को, अब मरते रहो, चिंता न करो। सब मरेगा, कोई धक्के से मरेगा, कोई भीड़ में मरेगा, कोई नाला के पानी पी के मरेगा, कोई लाल किला ब्लास्ट में मरना है, कोई रेलवे स्टेशन के भागदड़े मचेगा, बाकी जो बचेगा वो पहलगाम में मरेगा। लाइन सीधा रखिए, सबका नंबर आएगा। ये एक आम आदमी का दर्द है, और आम आदमी की पीड़ा तभी उसको लगता है अपनी जागती है जब इस तरह की कोई घटना होती है। आप सोचिए कि एक ड्राइवर, कैब ड्राइवर बैठा हुआ है, उसके ऊपर एयरपोर्ट की फॉल सीलिंग गिरती है और वो मर जाता है बैठे बैठे। एक व्यक्ति गाड़ी चला के आता है और कोई डिवाइडर नहीं है, कोई नहीं है, तो डूब के मरता है। वो भी ऐसा नहीं कि डूब के मरा, 2 घंटे तक चिल्लाता रहा, तब मर जाता है। किसी अमीर के परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है, एयरलिफ्ट करके विदेश के इलाज के लिए विदेश भेजा जाता है। यहाँ से 12 किलोमीटर पे बेक्ट्रा कंपनी जो हेलीकॉप्टर बनाती है, उससे पास हर समय हेलीकॉप्टर उपलब्ध रहता है। 20 किलोमीटर पे इंडियन एयरबेस है, जहाँ पे हर समय हेलीकॉप्टर रहता है। सारे नेताओं को, सारे पार्टियों के नेताओं के उड़ने के लिए हेलीकॉप्टर की लाइन लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है। एक बेचारा गरीब जिसका बाप रोते रह गया, आंखों के सामने उसकी दिया बुझ गई, और उसके लिए हेलीकॉप्टर नहीं मिला। आप लोगों को शर्म आने चाहिए। आपको विश्व गुरु और डंकापति और दुनिया विकसित भारत और विकसित नोएडा करते हुए डूब के मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। थू है तुम्हारे कुर्सी पे, तुम्हारे सत्ता पे। कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं। कुछ करते नहीं तो उतर क्यों नहीं जाते? जो गरीब आदमी भी जी रहा, तुम 2 लाख 2 करोड़ कमा रहे हो, तुम भी 4 ही रोटी खाओगे, और गरीब आदमी 20 और 15 हज़ार का सैलरी वाला भी 4 ही रोटी खाएगा। लेकिन तुम्हारे इतना जमीन मर गया कि गरीब को ये हालत कर दी कि उसके सामने, आंखों के सामने बेटा मर गया। तक तो 3 मीटर, 200 मीटर, अरे भाई साहब 200 मीटर रस्सी रहती ना, पीछा ना भाई साहब। यहाँ से एक आदमी दौड़ा जाता, रस्सी से एक पेड़ में बांध देता, वहाँ जहाँ 2 लेडीज खड़ी है, और दूसरा रस्सी यहाँ पकड़ लेता। एक भाई ऐसे करके पकड़ के ऐसे जाता, भाई को ऐसे करके पकड़ के ले आता। हम गांव के आदमी, हमें नहीं पता कि कैसे किसी को बचाया जाता है। हम जर्मनी से आए हैं क्या? सब ये हत्या है, जानबूझ के इन लोगों ने मरने दिया। गरीब है, गरीब जो का जन्म ही है मरने के लिए, जानबूझ के मरने दिया। कोई जिम्मेवार नहीं। ये तो कुछ सोशल मीडिया को, कुछ लोगों को, और कुछ ये बड़ी मीडिया का कृपा है कि बात हाईलाइटेड हुई, तो यहाँ तो इतना गया ना। तो अभी मैं 2-3 महीने पहले P3 सेक्टर है, यहाँ पे 4 साल 6 साल का गरीब का बच्चा उसी गड्ढे में मर गया, कोई बात नहीं। ये तो थोड़ा सा, वो बेचारा इंजीनियर था, वो कार से था, वो बेचारा वो डूब गया, मर गया, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं। चंद वो कुत्ते के जैसे टुकड़े दिए जाते हैं ना, और वैसे कुछ 2-4 लाख रुपया दे के उसको मुँह बंद कर दिया जाएगा। आए गए, रात गई बात गई, सब अपना दाल रोटी चला रहा है। अब कुर्सी पकड़े रहो, मेरे कोई जो कुर्सी नहीं। और यहाँ के तो जो रक्षा मंत्री, उन्होंने बोला था, कोई समय था कि बिहार में रेल दुर्घटना होती थी तो केंद्रीय रेल मंत्री इस्तीफा देता था। उसको कहते हैं हिंदी में नैतिक जिम्मेवारी। आप कुर्सी बैठे हैं, ज़मीन पे सेना लड़ती है, सेना कर्मचारी काम करता है, हार की गाली और जीत की ताली सेनापति को मिलता है। राजनाथ सिंह जी तो बोलते हैं कि ये कांग्रेस सरकार नहीं है, बीजेपी सरकार है, यहाँ किसी का इस्तीफा नहीं होता। बस मरो, लाइन सीधा रखो, तुम भी मरोगे, सब मरेगा। जो आपदा मंत्री होंगे, जिनके पास, उनसे कोई सवाल पूछा जा रहा है कि क्या मैनेजमेंट, क्या आप लोग कहाँ से हो भैया? मैं टाटा यूरेका पार्क में रहता हूँ। आप ही के सोसाइटी में रहते थे? हाँ, मेरी सोसाइटी में रहते थे।
16 की रात को बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। हमको तो अगले दिन पता लगा। उनके फादर यहाँ आए थे, पूरी रात यहाँ पे रहे, पूरा मीडिया पुलिस भी रही, बट उनको बचा नहीं पाए। और मेरे को लगता है कोई खास कोशिश भी नहीं की किसी ने बचाने की। मैम आप लोगों को मैं एक बात बताता हूँ, शायद आप लोगों को ना पता हो, आप लोग यहीं के रहने वाले हो। जो CEO हैं अथॉरिटी के, उनको उनको हटा दिया गया क्योंकि उनकी वजह से ऐसा माना गया अथॉरिटी ने ठीक काम नहीं किया था, ये चीज़ें नहीं लगी थी, इस वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन उसके बाद बचाने का जिम्मा किसका था? डिजास्टर मैनेजमेंट टीम का। आप लोग को शायद ना पता हो, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है नोएडा गौतम बुद्ध नगर का, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो यहाँ की DM है, मेधा रूपम यहाँ की DM है। और डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 170 पन्ने का है, ये 170 पन्ने का लिखा हुआ है कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे बचाएंगे, वैसे बचाएंगे, रेस्क्यू करेंगे, इवैक्यूएशन करेंगे, अंग्रेजी में पूरा लिखा हुआ है। आप लोगों को पता है इस तरीके का प्लान होता है, ये आपदा प्रबंधन का ये पूरा प्लान है। और इसकी हेड कौन है? मेधा रूपम, जो यहाँ की DM है। 4 दिन बाद आई हैं झांकने के लिए, एक मीडिया वाले से बात नहीं किया। मेधा रूपम का एक परिचय और बता दूं, वो देश की जो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी बेटी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी हैं, खुद भी IAS हैं। और उनकी मेधा इतनी अतिरिक्त है, मेरिट पे ज़िले मिलते हैं ऐसा कहा जाता है, उनकी मेधा इतनी अतिरिक्त है कि उनको हमेशा दिल्ली NCR के आसपास का ही ज़िला मिलता है। इससे पहले हापुड़ में थी, कुछ दिन पहले ग्रेटर नोएडा में थी, उससे पहले कासगंज में थी, अभी नोएडा में है। सबको पता है कि कुछ नहीं होना, क्योंकि पिताजी तो चुनाव आयुक्त हैं, इतने बड़े पद पे हैं। जो जब CEO की जिम्मेदारी तय की गई तो DM से जिम्मेदारी क्यों नहीं तय किया? CM योगी आदित्यनाथ, जिनके लिए माना जाता है, लोग कहते हैं कि नहीं अधिकारियों की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करते, कार्रवाई होती है, तो क्यों नहीं हो रही कार्रवाई DM पे? DM कुछ एक आपके प्रदेश के DM को राजा बोलते हैं ना, आपके ज़िले के DM ने एक ट्वीट तक नहीं किया कि ये घटना हुई है, हमारी जिम्मेदारी, इन पे कार्रवाई करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी टीम उनको रिपोर्ट करती है, लेकिन मेधा रूपम जो 2014 बैच के IAS है, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है। वो 4 दिन बाद आती है, देख के चली जाती हैं। ये स्थिति है ज़िले के DM की। और नोएडा जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर यहाँ पे, सब लोग टैक्स भरते हैं। यहाँ जितनी आंखें हैं, आज सिर्फ ये देखने तमाशबीन नहीं आए, ये सोच रहे हैं कि कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है। इस मोड़ पे नहीं होगा तो दूसरे मोड़ पे हो जाएगा। पूरे नोएडा में इसी तरीके की हालत है। आप लोग यहीं से हैं, नोएडा से ही है। इस घटना के बाद आप लोगों के मन में तो कई सारे सवाल होंगे। सवाल यही है कि गवर्नमेंट का बिल्कुल भी फोकस नहीं है सेक्टर पर। यहाँ ना तो नेटवर्क आता है, ना ही यहाँ पर लाइटिंग है। और यहाँ पर आप देखिए पूरा ये नाला है, नाले के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं थी, कुछ भी नहीं है। ये बैरिकेडिंग वगैरह तो अभी लगी है। और इवन ये घटना होने के बाद भी कोई भी लास्ट मोमेंट राहत कार्य नहीं किया गया। जो लोग आए थे वो अनट्रेंड थे, अनक्वालिफाइड थे, और उन्होंने बिल्कुल कोशिश ना के बराबर की। यदि वो थोड़ी सी भी कोशिश करते तो उसको बहुत आसानी से बचाया जा सकता। मेरे को लगता है मैं भी यहाँ होता तो मैं कैसे भी हल्ला करके लोगों को मोटिवेट करके उसको बचाने की पूरी कोशिश कर सकते थे। तो वो पूरा फेलियर रहा है सिस्टम का यहाँ पर। और असुविधा तो बहुत सारी हैं, बट अभी फ़िलहाल इसी की बात हो रही तो मैं इसी पे फोकस कर रहा हूँ। नहीं देखिए, ये तो पूरे सेक्टर में बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये पूरे जितने लग्जीरियस फ्लैट बने हैं, सबको पता है यहाँ सड़कें कैसी हैं। ब्रेकर पे मार्किंग तक नहीं होती, गाड़ी आपकी उड़ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। इस तरीके की तो सड़कें बना रखी हैं। एक तरफ की लाइटिंग है आपकी, देखिए यही सड़क है ना, एक तरफ की लाइटिंग है, दूसरी तरफ लाइट ही नहीं है। और ये सारे 2-2, 3-3 करोड़ के फ्लैट हैं, 4-4 करोड़ के फ्लैट हैं। ये लोग टैक्स भरते हैं, बिजली का, पानी का, मेंटेनेंस का, सबका पैसा जाता है इनके पास से। और ये किस्तें अलग भरते हैं, EMI अलग भरते हैं। प्रबंधन वालों के पास तो रस्सी भी नहीं थी, वो शायद LG से लेके वहाँ से किसी गार्ड ने दी उनको। तो बता किस चीज़? कुछ नहीं है, सब बकवास है। सब कागजों में खाना पूर्ति हो रही है, कुछ नहीं है। अभी 20 साल पहले की बात है, मैं बताना चाह रहा हूँ। माननीय मंत्री जी मेरठ में शाहिद मंजूर, उनकी बेटी राफ्टिंग करते हुए उसमें गंगा जी में, उसमें हरिद्वार में वो बह गई थी। पूरी गंगा जी बंद कर दी थी वहाँ से। पूरा प्रशासन लगा था, मुझे अच्छे से याद है, कानपुर तक पूरा एकदम से। हाँ, लेकिन ये तो 30 फुट गहरा गड्ढा है, उसके एवज में 20 बॉडी और मिल गई वहाँ पे, 20 बॉडी और मिली थी वहाँ पे। अब ये बताइए आप, कुछ नहीं है, सब ढाकुसलेबाजी है। मंत्री की बेटी थी सर, वो शाहिद मंजूर मंत्री की बेटी थी, इसलिए पूरा प्रशासन लगा। हाँ, पूरा प्रशासन। देखिए, सत्ता का चरित्र नहीं बदलता, कुर्सी पे कोई भी हो। अगर यही पता चल जाता कि विधायक जी गाड़ी घुसी हुई है ना, तो वही पुलिस वाले कूद जाते, तब उनको सरिया, ठंडा पानी, ये सब कुछ नहीं पता चलता। ये आम आदमी था, मर गया। आज पता है सबको कि अभी भीड़ लगी हुई है, जैसे गाड़ी निकल जाएगी अभी उसके बाद सब चले जाएंगे, मीडिया भी नहीं आएगी, आप लोग भी नहीं आएंगे। आप लोग बस आते जाते गुजरते, 2-4 साल बाद कभी कोई दोस्त आएगा तो बताएंगे अच्छा यहाँ पे एक डूब के। एक वाक्य और बात, हरियाणा में
200 फुट नीचे एक बच्चा गिरा था बोरवेल में, 200 फुट, उसको सकुशल बरामद कर लाए थे। क्योंकि मीडिया कवरेज हुई थी प्रिंस की। ठीक है ना, ये मात्र 30 फुट 50 फुट का है। सर हमने तो सुना इस पे मॉल बनने वाला है, एक व्यक्ति की लाश पे मॉल बनेगा। आप लोग जब देखेंगे तो एक व्यक्ति की लाश पे एक मॉल तनेगा। बिल्डर जो है, मतलब आप सोचिए जो इंजीनियर रहा होगा इस इलाके का, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है, जो जीएम है कि इस तरीके की वाटर बॉडी नहीं बननी चाहिए, उसकी आप लोग सबको दिख रही है, उसको नहीं दिख रहा होगा। दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा जी। वो सब अपना खाना पूर्ति करके चले गए, एसआईटी चली होने के गई, अगले एसआईटी आई चली गई खाना पूर्ति करके, जांच चल रही है। क्या जांच चल रही है? 4 दिन हो गए हैं, आज तक गाड़ी बरामद नहीं कर पाई। एसआईटी में जो एडीजी मेरठ है भानु भास्कर, वो लीड कर रहे हैं और तमाम बातें चल रही कि हम जांच करेंगे, हम कार्रवाई करेंगे। एनडीआरएफ के लोग गाड़ी इसलिए नहीं खोज पा रहे हैं क्योंकि नीचे सरिया है, जो गोताखोर भी नीचे जा रहे हैं तो वो भी बेचारे बच बचा के जाते हैं कि हमको लग ना जाए। सोचिए कि कितना खतरनाक है, और इसको खुला छोड़ रखा है और इसमें इतना पानी भर रखा है। ये स्थिति है। जो नोएडा के सांसद हैं अभी आए थे, उनसे भी हमने बात की, वो बातचीत भी आपको सुना देता हूँ। डीएम को लेकर जब सवाल पूछा तो वो क्या बोल रहे हैं वो भी सुन लीजिए। तो ये नोएडा के तमाम लोग हैं, सांसद आए, सब लोग आए, हमने सवाल पूछा। नोएडा के सीईओ को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इंजीनियर जेई को सस्पेंड कर दिया गया है, और जांच के बाद सिर्फ मात्र 5 दिन के समय में 5 दिन के समय में जो भी तथ्य आएंगे, उस तथ्यों के बाद और भी बड़ी कार्रवाई होगी। ये सच है कि अब से लगभग 1 माह पहले 2 माह पहले हम सब लोगों के पास, जहां ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब सब RWA के या कोई भी व्यक्ति अगर आता है तो हम उस पत्र को अधिकारियों के या संबंधित विभाग को अग्रेषित करते हैं और उसे मॉनिटर करते हैं। सांसद जी, जब आपकी चिट्ठी का लोड नहीं ले रहे अधिकारी तो आम आदमी की चिट्ठी का कैसे लेंगे? आपने तो चिट्ठी लिखी थी ना। देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि उसको चिट्ठी को लिखे हुए 2 महीने का समय हुआ है लगभग, और उस पत्र के बाद उससे पहले भी घटना, पहले भी शायद 15 दिन या 20 दिन पहले एक घटना भी हुई है, एक युवा की मौत हुई है। मैं भी दुखी हूँ। पूरा समाज, पूरी सरकार, पूरी हमारी पार्टी, हम सभी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं। लेकिन हमारे मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत प्रभाव से तुरंत कार्रवाई करते हुए, देखिए जो कार्रवाई की है वो उन लोगों पे हुई है जिसकी वजह से हादसा हुआ, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो डीएम के अधीन है। डीएम पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? डिजास्टर मैनेजमेंट की तो जिम्मेदार और वो जो उनके ऊपर हमला डीएम के ऊपर है। देखिए, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ कि इस सारी कार्रवाई से उस मृत व्यक्ति का जीवन वापस नहीं लाया जा सकता। हम गलतियों से सीखते हैं। आज उसी व्यवस्था के तहत मैं भी आया हूँ। 2 दिन से दिल्ली के अंदर कार्यक्रम थे, हम लोग कल भी आए थे। कल क्योंकि उनका परिवार वहाँ हरिद्वार गया हुआ था, तो आज हम फिर आए हैं। सवेरे विधायक जी आए थे। अब हम सब लोग मिलकर, आप लोगों के साथ, पत्रकार बंधुओं के साथ मिलकर इस कार्रवाई को, इस जांच को, और उसके बाद चिन्हित करना और उसके बाद दंडित होने की इस कार्रवाई। सर आप तो एमपी हैं, आपने देखा होगा कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट का 170 पन्ने का एक पूरा फर्रा है जो ऑनलाइन उपलब्ध है, सब लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, और उसकी हेड जो है वो डीएम है। डीएम की क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती उनकी तरफ से? तो एक ट्वीट भी नहीं आया, उनको आने में 4 दिन लग गए। क्या इसकी वजह है कि भाई उनको ऊपर से उनके लोग हैं और भी जो उनके पिता चुनाव आयुक्त थे, इस वजह से उनको बचाया जा रहा है? देखिए, आज योगी जी का और मोदी जी के राज में आप ये तो विश्वास कर लीजिएगा कि किसी को बचाया नहीं जाएगा। कोई भी, चाहे कितना ही बड़ा हो, यहाँ सबसे बड़े अधिकारी के रूप में अगर सबसे वरिष्ठतम अधिकारी अगर इसके लिए होता है तो नोएडा का सीईओ होता है। नोएडा के सीईओ पर सबसे पहले कार्रवाई की गई है, उन्हें ट्रांसफरगत किया गया है, जेई को ट्रांसफरगत किया गया है, जिलाधिकारी महोदय या किसी अन्य अधिकारी का। अब ये 5 दिन का हमारा सवाल तो डिजास्टर मैनेजमेंट पे है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट का जिम्मा तो डीएम के ऊपर है। इल्जाम लगाया जा रहा है कि ट्रांसफर तो एनीवे ड्यू था उनका, तो ये आखिर कैसा ही स्टेप हुआ? लीपा पोती, समाजवादी पार्टी कह रही कि लीपा पोती चल रही है। देखिए, इस विषय में कोई लीपा पोती अभी तक ना तो हुई है ना आगे होगी। ये विश्वास मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं दिला सकता हूँ। किलोमीटर के पैच में पानी भरा हुआ है, क्या नोएडा अथॉरिटी, नोएडा के सांसद, विधायक, ये डीएम को लेकर के जो भी सवाल होता है तो उसमें कहते हैं कि भाई सीएम है और कार्रवाई होगी, कब होगी वो देखने वाली बात है। लेकिन ये नोएडा के सांसद हैं जो घटना के 4 दिन बाद मुआयना करने आए हैं, तो हमने कहा कि ये तस्वीर भी कैद करनी चाहिए। और चूंकि जिम्मेदार हैं जो प्रतिनिधि, उनसे सवाल करना हमारा काम है। हम कहते ही हैं हम ज़मीन पे टिकेंगे, फलक तक पूछेंगे, तो बड़ा से बड़ा आदमी आएगा हमारे सवालों से बचेगा नहीं। हम अभी यहाँ ग्राउंड पे मौजूद हैं। आखिर में एक बात और बताते चलता हूँ जिस पे अभी ध्यान नहीं जा रहा है। इधर से गाड़ी आई, इधर एक्सीडेंट हुआ, इधर बैरिकेड लगा दिए गए हैं, ठीक है, कोहरे की वजह से कि अब आगे से ना हो।
क्या गाड़ी इधर से नहीं आएगी? गाड़ी इधर से भी आएगी, लेकिन इस तरफ जो है आप देखेंगे इस तरफ बैरिकेड जो है नहीं लगे हुए हैं। कि ये प्रशासन के लोग जो काम करते हैं ये काम ही इस तरीके से करते हैं कि आदमी सवाल पूछता रहे। आप देखिए इधर साइड में गाड़ी वहाँ से आए भड़बड़ा के फिर इधर इस वाले गड्ढे में चली जाए। इस पे कोई जो है कि कम से कम देख रहे हो, अगर समझ में सजग हो करके इस तरफ भी तो लगाइए। इस तरफ भी लगेगा तभी तो जो है चीज़ें रुकेंगी। या जब आप सेफ्टी मेजर्स अपना रहे हो तो हर तरफ अपनाओगे ना, इस तरफ क्यों नहीं लगाया है? हमारा काम सवाल पूछना, हम पूछते रहेंगे। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक अंसारी हैं। शुक्रिया।